हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो लीबिया में शुरू हुई थी। हमारे आज के किरदार का नाम है मुअम्मर गद्दाफ़ी। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमने आखिरी कहानी में ग्रेगोरी रास्पुतिन की कहानी कवर की थी, और जिन लोगों ने वो कहानी ना सुनी हो वो 4 भागों में विभाजित है और वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं मुअम्मर गद्दाफ़ी की कहानी। मुअम्मर गद्दाफ़ी 1942 में लीबिया के शहर सीरते के पास एक रेगिस्तानी खेमे में पैदा हुआ था। उसका ख़ानदान एक भटकता हुआ बिदूनी काफ़िला था जिसे कदादफा कहते थे। उनका गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता था और वो ऊँट और बकरियां पालते थे। बचपन में गद्दाफ़ी ने अपने ख़ानदान से इटालियन कॉलोनियल हुकूमत के जुल्म की कहानियाँ सुनी थी, क्योंकि उसके दादा को इटालियंस ने कत्ल किया था। गद्दाफ़ी अपने ख़ानदान का इकलौता वारिस था, इसलिए उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी बकरियां और ऊँट बेच दिए थे। जब वो शहर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गया तो वहाँ के अमीर बच्चे उसकी गरीब बिदूनी हालत का मजाक उड़ाते थे। उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वो रात को मस्जिद में सोता था और हर वीकेंड पर 30 किलोमीटर पैदल चलकर अपने माँ बाप से मिलने रेगिस्तान जाता था। इस बेइज्जती और तन्हाई ने उसके अंदर एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया था। 1956 में जब वो हाई स्कूल के लिए सेबा शहर गया था तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। वहाँ वो पुराने रेडियो पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अबेल नासिर के भाषण सुनता था। नासिर से प्रेरणा लेकर उसके अंदर एंटी वेस्टर्न और इनकलाबी सोच पकने लगी थी। वो लीबिया के अमीर और अंग्रेज़ों के साथ देने वाले किंग इद्रिस के ख़िलाफ़ हो गया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 1961 में उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया था। गद्दाफ़ी के बचपन के दौरान लीबिया टेक्निकली आज़ाद था, लेकिन असल में बहुत हद तक फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस में चल रहा था। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब इटली ने 1911 में लीबिया पर अटैक करके उसे कॉलोनी बना लिया था। इटालियंस ने लीबिया के लोगों पे बहुत जुल्म ढाए थे। बहुत से ट्राइबल लोगों को कैंप्स में भेजा गया, गांवों को नष्ट करके और रेजिस्टेंस को ब्रूटली क्रश कर दिया जा रहा था। 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इटली कमज़ोर पड़ गया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने लीबिया के अलग अलग हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ऑफिशियली लीबिया को 1951 में इंडिपेंडेंस मिली थी और किंग इद्रिस उस समय रूलर बने थे, लेकिन गद्दाफ़ी और कई यंग अरब्स को लगता था कि ये इंडिपेंडेंस पूरी तरह रियल नहीं है, यानी कि पूरी तरह सच नहीं है। और किंग इद्रिस एक पपेट गवर्नमेंट थे। वेस्टर्न कंट्रीज़, स्पेशली ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स, लीबिया में अपने अपने मिलिट्री बेसेस बनाकर बैठे हुए थे। अमेरिका का विलस एयर बेस दुनिया के सबसे बड़े फॉरेन मिलिट्री बेसेस में से एक था। फॉरेन कंपनीज लीबिया के क्रूड ऑयल को चूस रही थी और उससे वो बहुत पैसा कमा रही थी, मगर वो इसका कोई भी हिस्सा आम लीबियन को नहीं दे रही थी, जिससे आम लीबियन लोग गरीबी में जी रहे थे। गद्दाफ़ी को लगता था कि लीबिया का किंग वेस्ट का पपेट है। उनके हिसाब से फॉरेन पावर्स लीबिया की इकोनॉमी, ऑयल और पॉलिटिक्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी। इसी वजह से उसके अंदर एंटी वेस्टर्न और रेवोल्यूशनरी सोच और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। उसने डिसाइड कर लिया कि एक दिन
वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को हटाकर लीबिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस बना देगा। जब गद्दाफी को स्कूल से निकाला गया तब उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके अंदर का पॉलिटिकल जुनून बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहा है। वो सीक्रेटली पॉलिटिकल डिस्कशंस करता था, अरब यूनिटी की बातें करता था और गमाल अबेल नसीर को अपना हीरो मानता था। उस समय लीबिया की मोनार्की ऐसे रिबेलियस स्टूडेंट को डेंजरस समझती थी, यानी कि उनके राज शासन के लिए खतरनाक। स्कूल से निकालना उसके लिए सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि उसके अंदर और ज़्यादा गुस्सा और डिटर्मिनेशन पैदा करने वाला मोमेंट भी था। बहुत लोग सोचते थे कि उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया, लेकिन गद्दाफी ने इसे अपनी हार नहीं बनने दिया। वो दूसरे स्कूल में गया और अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अब उसका फोकस सिर्फ एजुकेशन नहीं था। उसका असली इंटरेस्ट पावर, पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशन में बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान वो सीक्रेटली छोटे ग्रुप्स बनाने लगा था। ये ग्रुप मोस्टली यंग स्टूडेंट्स और नेशनलिस्ट सोच वाले लोगों के होते थे। वो लोग बैठकर डिस्कशंस करते थे कि अरब कंट्रीज़ फॉरेन इन्फ्लुएंस से कैसे आज़ाद हो सकती हैं। गद्दाफी हर डिस्कशंस में लीडर्स की तरह बिहेव करता था। उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी डेवलप होने लगी थी। उसने हिस्ट्री और मिलिट्री लीडर्स के बारे में बहुत पढ़ा, स्पेशली रेवोल्यूशनरी फिगर्स, और सैन्य तख्ता पलट उसे अट्रैक्ट करते थे। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये आइडिया स्ट्रॉन्ग होता गया कि सिर्फ स्पीचेस से सिस्टम नहीं बदलेगा। उसके हिसाब से पावर लेने के लिए मिलिट्री कंट्रोल ज़रूरी था। इसी सोच के साथ उसने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। मिलिट्री ट्रेनिंग ने उसको डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और अथॉरिटी का रियल एक्सपीरियंस दिया। एकेडमी में भी उसने अपने जैसे सोच वाले ऑफिसर्स का एक सीक्रेट नेटवर्क बनाना शुरू किया। ये वही नेटवर्क था जो कुछ सालों बाद लीबिया की मोनार्की को गिराकर उसे पावर तक ले गया। जब गद्दाफी ने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की तब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने एकेडमी को सिर्फ एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा। उसके लिए मिलिट्री एक वेपन था जिसके ज़रिए वो लीबिया की सरकार को बदल सकता था। वो ऑलरेडी मोनार्की और फॉरेन इन्फ्लुएंस से नफ़रत करता था, इसीलिए उसका असली मिशन पावर हासिल करना था। एकेडमी में वो बहुत डिसिप्लिन्ड और सीरियस कैडेट माना जाता था। वो ज़्यादा फ्लैशी नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंट और फोकस्ड था। दूसरे कैडेट्स पार्टीज़ और नॉर्मल मिलिट्री लाइफ में बिजी रहते थे, जबकि गद्दाफी पॉलिटिक्स, अरब नेशनलिज्म और रेवोल्यूशन के बारे में सोचता रहता था। उसने सीक्रेटली अपने जैसे सोच वाले यंग ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने एक ऐसा रहस्यमयी ग्रुप बनाया जिसे बाद में फ्री ऑफिसर मूवमेंट कहा गया। ये ग्रुप डायरेक्टली गमाल अबील नसीर के इजिप्शियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। मेंबर्स सीक्रेटली मीटिंग करते थे और डिस्कस करते थे कि लीबिया के किंग को कैसे हटाया जा सकता है। जिन लोगों को नहीं पता कि गमाल अबील नसीर का इजिप्शियन रेवोल्यूशन क्या है, तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि गमाल अबील नसीर इजिप्ट की फ़ौज का एक अफसर था जिसने 1952 में अपने कुछ फ़ौजी दोस्तों के साथ मिलकर इजिप्ट की हुकूमत पर
कब्जा कर लिया था और इसे ही इजिप्शियन रेवोल्यूशन कहते हैं। इजिप्ट में उस वक्त एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम किंग फारूक था। ये बादशाह बहुत ऐश पसंद था, यानी कि वो अय्याश किस्म का आदमी था जो कि अपनी आवाम पर ध्यान नहीं देता था। इसके साथ साथ ब्रिटेन की फ़ौज भी इजिप्ट में बैठी थी और वहाँ की पॉलिटिक्स और ज़रूरी जगहों को कंट्रोल करती थी। इजिप्ट के लोग गरीब थे और इस गुलामी से तंग आ चुके थे, और क्योंकि इजिप्ट के फ़ौज भी काफ़ी तंग आ चुकी थी तो नासिर ने फ़ौज के अंदर चुपके से एक खुफिया ग्रुप बनाया था जिसका नाम उसने फ्री ऑफिसर्स रखा था। 23 जुलाई 1952 की रात को नासिर और उसके फ़ौजी दोस्तों ने अचानक पूरे शहर और सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने बिना किसी लड़ाई के या खून खराबे के बादशाह की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका और मुल्क से राजा के साथ साथ उसकी मोनार्की को भी बाहर कर दिया था। इससे वहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया था। हालांकि वो ऐसा चाहता नहीं था, वो अपने देश को मजबूत करना चाहता था और जनता का ध्यान तानाशाही से भटकाना चाहता था। इसीलिए उसने 1956 में सुएज़ कैनाल पर इजिप्ट का कंट्रोल स्थापित कर दिया था। पहले इस कनाल को ब्रिटेन और फ्रांस कंट्रोल करते थे। इस बात से गुस्सा होकर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पर एक साथ हमला कर दिया, जिसे बाद में सुएज़ क्राइसिस कहा गया था। नासिर ने पीछे हटने से मना कर दिया और अरब दुनिया में हीरो बन गया था। फिर 1967 में इजिप्ट और इजराइल के बीच एक और बड़ी जंग हुई जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है, और इसका नतीजा तो शायद हम सब जानते हैं कि इजिप्ट इस जंग में बहुत बुरी तरह से हारा था। सिर्फ 6 दिनों में इजिप्ट की एयरफोर्स और आर्मी को बहुत नुकसान हुआ था। इजराइल ने सिनाई एरिया पर कब्ज़ा कर लिया था। ये हार नासिर के लिए बहुत बड़ा झटका थी। और बात करें अगर कंट्री की, तो कंट्री के अंदर भी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। नासिर नहीं चाहता था कि कोई उसके अगेंस्ट खड़ा हो, इसलिए उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगवा दिया था। फिर इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ उसकी बहुत बड़ी फाइट हुई, जिसमें सरकार ने बहुत लोगों को जेल में भी डाल दिया था और सीक्रेट पुलिस हर जगह नज़र रखने लगी थी। इस वजह से, क्योंकि उसे अब कोई रोकने वाला नहीं था, वॉर और मिलिट्री पर बहुत पैसा खर्च किया जाने लगा, जिससे इकोनॉमी की कमर टूट गई और महंगाई अपने चरम पर पहुंचने लगी थी। इसी कारण से आम लोग स्ट्रगल करने लगे थे। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद अरब दुनिया के बहुत लोग नासिर को पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि नासिर पहला अरब लीडर है जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पावरफुल कंट्रीज़ के सामने बिना डरे खड़ा हुआ है, और यही वो कारण भी था जिससे गद्दाफ़ी भी काफ़ी प्रभावित हुआ था और अपने देश के विरुद्ध वो भी यही करना चाहता था, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस।